हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया रेखाचित्र जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत, उसका सारांश बताने जा रही हूँ। बाल गोविंद भगत एक मझले कद के गोरे चिट्टे रंग के आदमी थे। उम्र उनकी 60 से ऊपर ही होगी। बाल पक गए थे। माथे पर रामानंदी टीका लगाते थे, काला कंबल ओढ़ते थे और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत वैसे तो साधु नहीं थे, गृहस्थ थे, लेकिन एक साधु के जो भी गुण कहे जाते हैं वो सब इनमें देखे जा सकते थे। कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चीज़ को बिना पूछे छूते नहीं थे। जो कुछ भी खेत में पैदा होता था उसको सिर पे लाद के सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। ये कबीर को साहब मानते थे। जो भी सामान खेत में पैदा होता वो उनके घर से 4 कोस दूर पर कबीर पंथी जो मठ था वहाँ वो ले जाते। दरबार में जो भी रख लिया जाता और उनको जो वापस मिलता उसी को प्रसाद के रूप में वापस ले आते और उसी से अपना घर चलाते थे। बाल गोविंद भगत बहुत मधुर आवाज़ में गाना गाया करते थे। जब खेतों में धान की रुपाई होती थी उस समय उनकी आवाज़ सुनकर बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी इनके संगीत में डूब जाया करते थे। और कार्तिक मास आने पर, जो नवंबर का महीना कहलाता है, बाल गोविंद भगत प्रभातिया यानी सवेरे घूमने चल पड़ते थे और ये मार्च तक यानी फागुन तक उनका ये क्रम चलता था। ये अपने घर से सवेरे सवेरे उठ करके नदी स्नान के लिए जाते थे, जो उनके गांव से 2 मील दूर थी, और नहा धो करके लौटते और गांव के बाहर एक तालाब था, पोखर, वहीं पे बैठकर अपनी खंजड़ी, एक वाद्य यंत्र होता है ढपले के आकार का छोटा सा, उसको बजाते और गाना गाते। लेखक कहता मैं सवेरे जल्दी उठने वालों में से नहीं था, लेकिन एक दिन इस उत्सुकता से कि देखें ये क्या करते हैं इतनी सवेरे जा कर के, वो भी पोखर के पास यानी तालाब के पास पहुंचा और उसने देखा कि बाल गोविंद भगत बहुत ही मगन होकर के कबीर के पदों को गा रहे थे। गर्मियों में उनकी संध्या यानी संध्या बड़ी ही रसभरी होती थी। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वे अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते, खंजड़ी हाथ में होती और बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को गाते रहते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी मृत्यु पर भी लोगों ने उनको उसी प्रकार से गाते हुए देखा। यही नहीं, उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी भी कराई और इस तरह से दिखाया कि कितने बड़े समाज सुधारक भी थे ये। इन्होंने अपनी बहू को ये कहकर अपने घर पे नहीं रखा कि मुझे वो खाना दे, जबकि बहू ने आपत्ति भी की, लेकिन इन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दी और उसका विवाह कर दिया। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई थी। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना उनको वहाँ जाकर के संतों के साथ बैठने का और बात करने का मौका मिलता था।
पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा जी बहती थीं। साधु को किसी का संबल यानी सहारा लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाना खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई, और फिर सुधरी भी तो थोड़ा बुखार आने लगा। लेकिन ये तो नियम धर्म का पालन करने वाले थे। वही दोनों जून, दोनों समय यानी जून मतलब समय, गीत गाते, स्नान ध्यान करते, खेती बाड़ी करते। लोगों ने नहाए धोने को मना किया कि भी बुखार है, मत नहाइए धोइए, आराम करने को कहा, लेकिन ये हंस के टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ है। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत, ये जो रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, इसमें उन्होंने एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति के चरित्र का वर्णन किया है जिसके अंदर मनुष्यता है, लोक संस्कृति है और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वो इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने बताने की कोशिश की है कि केवल बाहरी अनुष्ठानों से, वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत यद्यपि गृहस्थ थे, लेकिन एक साधु और सन्यासी जिस प्रकार से विरक्त होकर के संसार से जीवन को जीता है, जो मिलता है उसी में अपना जीवन बिताता है, बिल्कुल यही भाव बाल गोविंद भगत का भी था। और साथ ही साथ इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। बच्चों, हमारे यहाँ की संस्कृति में किसी स्त्री को जिसका पति मर गया हो उसको दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तुमने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो देखा होगा, सती प्रथा प्रचलित थी। ऐसे जो समाज के जो इस प्रकार की परंपराएं हैं, रिवाज हैं, उनको खंडन करने के लिए ही बाल गोविंद का जो चरित्र है, कैसा चरित्र है, जो लोगों को बताता है नहीं, जीवन जीने का हक सभी को है। यही कारण था कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी देखभाल करने के लिए या अपने घर की रोटी पकाने के लिए अपनी बहू को बाध्य नहीं किया, बल्कि उसकी दूसरी शादी करा दी। और इस तरह से सामाजिक रूढ़ियों पर भी इस रेखा चित्र में जो भगत का है उस पर भी प्रहार किया गया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता और है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को भी मिली है कि कैसे लोग खेतों में धान रोपते हैं और कैसे खेतों के काम में केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार बड़ा मगन होकर काम करता है। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत रेखा चित्र अपने विविधता के कारण बिल्कुल सजीव सा प्रतीत होता है। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कल दिए थे, वो स्टार्टिंग के 4 पैराग्राफ मैंने जो पढ़ाए थे क्लास में उस पर बेस्ड थे, और आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, उनको भी तुम लोग अपनी कॉपी पर लिखना। और वो क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिए हुए हैं अभ्यास के तौर पर, उन्हीं क्वेश्चन को तुम लोग आज करना। बाल गोविंद भगत चैप्टर तुमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये।
तो इसमें दिए हुए जो प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? क्योंकि वो जो कुछ भी अपने खेत में उत्पन्न करते थे वो सब कुछ कबीर मठ में दान दे आते थे और प्रसाद रूप में जो मिलता था उसको अपने साथ वापस लाते थे और उसी से अपना पूरा परिवार चलाते थे। कभी किसी के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी पराई चीज़ को छूना नहीं और प्रसन्न रहना, ये उनके गुण थे। भगत की पुत्रवधि उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उसे लगता था बेटा चला गया है, मैं भी चली जाऊंगी तो वे कैसे जिएंगे। अवस्था भी वृद्ध अवस्था की ओर जा रही है और इसीलिए वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? उसके मृत्यु पर वो रोए नहीं, उसके शव के पास बैठ करके खंजरी बजा रहे थे और कह रहे थे कि आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, इसमें रोने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगत के व्यक्तित्व तो उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है आपके इस रेखा चित्र का, वो भगत की वेशभूषा से ही प्रारंभ होता है, तो आप बड़ी आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं कि एक मझोले लिखा हुआ, मझले मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी हाइट न बहुत ज़्यादा है और न बहुत कम, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे बाल गोविंद भगत। सन्यासियों की तरह वो कोई दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र थी और सिर पर कबीर पंथियों की गोल टोपी जो कान के पास कटी रहती, कनपटी टोपी पहनते थे और जाड़ा अगर आता था तो एक काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे और रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से होकर औरतों के टीकों की तरह शुरू होता था उसको माथे पे लगाए रहते थे और गले में एक तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहना करते थे। ऐसे ही उनके चरित्र का जो वर्णन है वो पाठ में किया गया है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? क्योंकि सोचते थे इतने सारे सारे कहाँ चले जाते हैं, नहाने जाते थे, फिर पोखर के पास पहुँचते थे, फिर वहाँ बैठ करके खंजरी बजा के गाना गाते थे, तो ये सब उनके दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण थी। और उनके मधुर गायन की विशेषता, जब वो गाना गाते थे और खेतों में धान की रुपाई होती थी तो ऐसा लगता था रुपाई करने वालों की उंगलियों में संगीत आ गया हो, स्त्रियों के ओंठों पर संगीत आने लगता था, बच्चे बूढ़े गाने लगते थे, हल चलाने वाले पैरों से छप छप करके ताल मिलाने लगते थे और लगता था उनका जो संगीत का स्वर है वो ऊपर आसमान में परमात्मा के पास और नीचे धरती पर इंसानों के पास बिल्कुल समा सा गया हो। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है अभी आप अपनी कॉपी पर करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आप खुद करेंगे, क्योंकि आपकी किताब में जो पढ़ा हुआ है पाठ उसके आधार पर इसका आंसर आप खुद ढूंढना सीखिए। क्योंकि अनसीन पैसेज जब आप करते हैं ना तो उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और आंसर आपको ढूंढना होता है, वो आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं, आपको उसी दिन उस अंश को पढ़ना होता है। ये स्टोरी आपने पढ़ी है, इसलिए 7th और 8th क्वेश्चन जो है आप खुद फाइंड आउट करेंगे। बच्चों ठीक है, आप इस चैप्टर को समझिएगा, जो कुछ बताया गया है उसको समझिएगा और जो आंसर्स बताए गए हैं और जो लिखने के लिए कहा गया उसको कॉपी पे करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।